हिंद साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोशल जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। हालांकि ये सरकार आंकड़े कम मानती है, लेकिन फिर भी एक प्रतिष्ठित मैगजीन के मैं आंकड़े रखना चाहता हूं ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में। मुझे याद है अध्यक्ष महोदय, आपके सामने ये बात रखी गई थी कि प्रदेश का सबसे बड़ा बजट इस बार पेश हो रहा है, और जब सबसे बड़ा बजट पेश हुआ तो आपकी अर्थव्यवस्था जब तुलना होती है और प्रदेशों से, तो आपका स्थान कौन सा है? 18वां स्थान है आपका। पूरे देश में जब प्रदेशों की अर्थव्यवस्था की तुलना होती है तो जो सबसे प्रदर्शन करने वाले राज्य, उसमें उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पर है। और मान लीजिए सरकार ने अगर इतना बड़ा बजट और इतना सहयोग, जो डबल इंजन सरकार बोलती है, तो सुधार तो दिखना चाहिए। लेकिन देश की एक प्रतिष्ठित मैगजीन ने जब सर्वे किया, उसमें भी सर्वाधिक सुधार वाले बड़े राज्यों में अर्थव्यवस्था किस स्थान पर है? आपकी 14वें स्थान पर है। ये आंकड़े हम विपक्ष के लोगों के नहीं हैं, ये प्रतिष्ठित मैगजीन है। मैं जानता था अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली बार भी आंकड़े टेबल किए थे, लेकिन वित्त मंत्री मुझे कौन से किताब का है? वित्त मंत्री हैं आप क्यों गुमराह कर रहे हो मुख्यमंत्री जी को? क्योंकि मैं ये टेबल कर दूंगा जो आंकड़े मैं बता रहा हूं। अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर बोलना चाहता हूं। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले स्टेट अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पर है। सर्वाधिक सुधार वाले बड़े राज्य अर्थव्यवस्था में हमारा 14वें स्थान पर है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर जो हमारा स्वास्थ्य है, ये तो ओवरऑल इकोनॉमी में हम कहां खड़े हैं, और स्वास्थ्य के अगर हम मानक में देखें तो सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्योंकि सरकार लखनऊ से लेकर के दिल्ली और दिल्ली से लेकर के मुंबई तक मेडिकल कॉलेजों का प्रचार, अपनी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के सुधार का प्रचार, उस पर खर्च कर रही है पैसा। और स्थान कौन सा पा रहा है उत्तर प्रदेश? ओवरऑल ग्रोथ में, इकोनॉमी में थे आप 18वें, इसमें स्वास्थ्य में 19वें नंबर पर। 19वें नंबर पर स्टेट पहुंचती है। और जिसमें सुधार को लेकर के जो सर्वे किया गया कि सुधार होने वाले राज्यों में जिन राज्यों ने ज्यादा सुधार किया, उन राज्यों की सूची में से ही बाहर हो गया उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और ये सरकार जानबूझ करके कर रही है। सरकार ये जानबूझ करके इसलिए कर रही है क्योंकि सरकार ये चाहती है कि सरकारी अस्पतालों में इलाज ना हो, प्राइवेट अस्पतालों में इलाज हो। लोग ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट अस्पतालों में जाकर के इलाज कराएं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा कि जब आप इतना बड़ा बजट रख रहे हैं और इस बजट में आप स्वास्थ्य सेवाओं के लिए रख रहे हैं 174 करोड़ रुपए, 174 करोड़, और आप कितने मेडिकल कॉलेज बनाना चाहते हैं कि देश में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज हों? और मैंने अध्यक्ष महोदय कई बार इस सदन में कहा कि इस सरकार ने कोई भी एक जिला अस्पताल नहीं बनाया जिसमें गरीबों को पूरा इलाज मिल जाए। न नया बनाया, न पुराने अस्पतालों में सुधार किया। और उसका परिणाम यह है कि गरीब को मजबूरी में प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ रहा है। मैंने जानकारी की तो सबसे ज्यादा लोग अगर अस्पतालों में आ रहे हैं तो आपके जितने प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल्स हैं लखनऊ के, चाहे वो पीजीआई हो, केजीएमयू हो, चाहे लोहिया हो, चाहे बलरामपुर अस्पताल हो, वहां लोग धक्के खा रहे हैं।
इलाज के लिए उन्हें इंतजार करना पड़ता है, दलाल खड़े हुए हैं इमरजेंसी पर, और वो दलाल जैसे ही मरीज आता है दलाल लेकर के चला जाता है प्राइवेट अस्पतालों में। इस सरकार ने मंत्री जी की ड्यूटी लगाई कि देखिए कि अस्पताल में एडमिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये सच सरकार स्वीकार करे कि हां मंत्रियों की ड्यूटी लगाई थी कि नहीं लगाई थी। अध्यक्ष महोदय, मैं भी कहना चाहता हूं, सरकार का कोई भी नुमाइंदा किसी सरकारी अस्पताल में आज चला जाए, एक अस्पताल में सरकार चली जाए, एक अस्पताल में मैं खुद जाना चाहता हूं, देख के आइए क्या हालत है अस्पतालों की। आप बजट 174 करोड़ रुपए केवल, और ये नियत इनकी ये है कि ये अस्पतालों को पीपीपी मॉडल पे दे दिए जाएं। सरकार ये बताए कि क्या अस्पतालों को प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाना चाहते हैं कि नहीं चलाना चाहते हैं? क्या प्राइवेट लोगों का हस्तक्षेप बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं बढ़ाना चाहते हैं? हालांकि मुझ पे तो लिमिटेड जानकारी है, लेकिन सरकार, क्योंकि इनके सरकार के लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। क्या बागपत का आप प्राइवेट उसमें नहीं दे रहे हैं हॉस्पिटल? क्या हाथरस में प्राइवेट पार्टनरशिप से हॉस्पिटल नहीं बना रहे हैं आप? मेडिकल कॉलेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कासगंज में नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या मैनपुरी में नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हमीरपुर में नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या महोबा का आप नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं? और यही नहीं, माननीय सदस्य जो यहां बैठे हैं और माननीय सदस्य जो वहां बैठे हैं, ये खुद महसूस करते होंगे कि अगर कभी सिफारिश की होगी, सिफारिश करते रहे होंगे, उसको बेड नहीं मिला होगा, बेड नहीं मिलता। अगर किडनी ट्रांसप्लांट होनी है तो उसके लिए ऑनलाइन आपको बताना पड़ेगा, तब जाकर के किडनी ट्रांसप्लांट होगी। उसके लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा? हार्ट को लेकर के कितना इंतजार करना पड़ेगा आपको? कभी कभी किडनी डायलिसिस की बात करते हैं, अगर ये किसी ने शुरू किया था अध्यक्ष महोदय, तो समाजवादी पार्टी के समय पर फ्री डायलिसिस अस्पतालों में शुरू हुआ था। न केवल फ्री डायलिसिस शुरू हुआ था, जबकि फ्री टेस्ट हो गरीबों के, और एक एग्जाम्पलरी हॉस्पिटल्स बनाए थे। और मैं आज भी कहता हूं, मैं किसी योजना से किसी गरीब का लाभ हो जाए उसके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। मैं, अच्छी बात है, आयुष्मान योजना बने, उससे भी अच्छी योजना लेकर के आए, लेकिन मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, जो कभी नेताजी ने सोचा था, समाजवादियों ने जो करके दिखाया था कि एक बार गरीब अस्पताल में पहुंच जाए, उसे किसी कार्ड की जरूरत नहीं पड़े, उसका पूरा इलाज दवाई मुफ्त हो, से पैसा नहीं देना पड़े। स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया था। क्या इस सप्लीमेंट्री बजट में स्मार्ट सिटी का कहीं स्थान है? मुझे तो यह लगता है कि 5 साल का वो कार्यकाल और लगभग 2 साल अब पूरे होने जा रहे हैं, ये सरकार खुद महसूस कर गई है कि अब वो स्मार्ट सिटी नहीं बना सकती, स्मार्ट सिटी नहीं बन पाएगी। और अगर कोई काम चल भी रहा होता है तो इस सरकार को पता है कि चलती चक्की में रोड़ा कैसे अटकाना है। ये रोड़ा अटकाने वाली सरकार है, विकास गति को रोकने वाली सरकार है। और फिर पीडब्ल्यूडी में नंबर 2 पे सबसे ज्यादा बजट आप सप्लीमेंट्री में मांग रहे हैं। आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में, उसमें भी पैसा मांग रहे हैं। कब उद्घाटन हुआ था? हमारे माननीय सदस्यों को याद होगा किस जमाने में उद्घाटन हुआ, और आज भी पैसा मांग रहे हैं उसके अंदर। दूसरा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, उसके लिए भी पैसा मांग रहे हैं आप। तो सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि वो जो उद्घाटन हुए थे वो आधे अधूरे उद्घाटन थे, आधे अधूरे उद्घाटन थे। और अगर बजट नहीं खर्च हो पा रहा है तो सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि पुअर गवर्नेंस है उनकी, और पुअर गवर्नेंस ही नहीं है, उसको छिपाने के लिए नए नए नारे करते हैं ये लोग।
और फिर इतने बड़े साइज जो बजट का आप बना करके रख रहे हैं, तो जब खर्च ही नहीं हो रहा तो आखिरकार क्यों इतना बड़ा बजट आपको चाहिए? कोई इम्यूनिटी है उत्तर प्रदेश को लेकर के? कोई दूरी है क्या? मुझे याद है जब कई बार इस सदन में मैं कह चुका हूं, उस समय जब बिजली देनी थी यही शर्त रखी थी जो लोग धरने पर बैठे थे, बीजेपी के बड़े बड़े नेता, आपको बिजली 24 घंटे मिलेगी उस क्षेत्र में, प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में, लेकिन उत्तर प्रदेश की मदद करना कि बिजली का कोटा उत्तर प्रदेश का बढ़ा देना। आज 7 साल पूरे होने वाले हैं, बताइए सरकार के कितना बिजली का कोटा आपको बढ़ करके मिला उत्तर प्रदेश को लेकर के? और फिर स्मार्ट सिटी क्यों भूल गए आप? जो जो मेट्रो चल रही है, बनी है, ये सब समाजवादियों की देन है। अब कितनी बार बोलूं कि गोरखपुर में भी मेट्रो बना लो। मेट्रो बाद में बनाना, नाला पहले बना लेना। नाला भी बाद में बनाना, कब से कम ड्रेनेज सिस्टम ऐसा बना देना कि भरे पानी निकल जाए। जो मुख्यमंत्री, आप अपने आप क्यों घबराते हो? क्यों नहीं लगा रहे हो मेट्रो? क्यों नहीं बना रहे आप? अध्यक्ष महोदय, कौन रोक रहे हैं आपको? कोई रोक रहा है क्या आपको मेट्रो? और झांसी वाले भी इंतजार कर रहे हैं। कहीं ये बात मेट्रो वाली वैसी बात तो नहीं है 46 में 56 वाली बात? गोरखपुर में मेट्रो क्यों नहीं है? और इकाना जैसे स्टेडियम आपके गोरखपुर में क्यों नहीं है? कई खिलाड़ियों को, कई कोचेस को आप तोड़ के ले आए अपने यहां, लेकिन फैसिलिटी तो दो, इंफ्रास्ट्रक्चर तो दो। पूरे उत्तर प्रदेश में मत करिए, कहीं गोरखपुर में तो करिए। मेट्रो कब आई गोरखपुर में? अध्यक्ष महोदय, कम से कम नेता सदन बताएं कि हम लोग भी मेट्रो में गोरखपुर में बैठेंगे। और लखनऊ से आपको क्या दुश्मनी है? हमारे माननीय सदस्य से दुश्मनी हो सकती है, दुश्मनी तो नहीं, थोड़ी नाराजगी हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, दुश्मनी शब्द हटा दें, थोड़ी नाराजगी हो सकती है हमारे। अरे ये चुनाव जीत जाते हैं, इसलिए मेट्रो नहीं आगे बढ़ी यहां पर। वो क्षेत्र तो आपका है जहां पर रुकी खड़ी है। अभी भी 7 साल में मेट्रो जाती है वहां और वहीं से वापस आ जाती है। जहां तक समाजवादी ने पहुंचाई वहीं तक पहुंची, उससे बात आगे नहीं बढ़ पाई। क्या यही स्मार्ट सिटी है आपकी? कानपुर, आगरा, मैं उस समय के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, लेकिन वो काम तो किया हमारा उन्होंने। आपके बोलने वाले काम क्यों नहीं करना है, उस पर मैं अभी पूछूंगा। और बोलने वाले जिसके लिए कह रहे हो, आप उनसे पैसा लाके दिखाना। अध्यक्ष महोदय, जब मैं उत्तर प्रदेश को मेट्रो बनाने को लेकर के गया तो उन्होंने पूछा कि इतनी मेट्रो क्यों चाहिए आपको? हमें उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, यहां संभव है, वो ना फाइनेंशियल इंक्लूजन कर लेंगे आप लोग। मैं उस समय के जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि हम करके दिखा देंगे। और उसका परिणाम ये हुआ, लखनऊ, कानपुर, आगरा और नोएडा, ग्रेटर नोएडा और नोएडा से जोड़ने वाली दिल्ली वाली मेट्रो सब की सब होगा। यह बात समाजवादियों की देन है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप मेट्रो शहर बनाना चाहते हो, बड़े शहर बनाना चाहते हो, स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हो, क्या स्मार्ट सिटी के पैरामीटर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है? नीट एंड क्लीन, सेफ अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो वो मेट्रो है। तो आप क्यों चूके उससे? आपने कहीं अगर एक भी स्वीकृत करी हो तो बताया आप। और फिर मैंने कई बार इस सदन में कहा और सुझाव दिया मैंने, और मैं आज फिर सुझाव देता हूं कि आप दिल्ली वालों से पैसा लेकर के आइए। ये जो हमारे नेता सदन एक्सप्रेसवे बनाने के सपने दिखा रहे हैं, जैसे बन रहे हैं वो सबको पता है, लेकिन दिल्ली के बजट से क्यों उत्तर प्रदेश में नहीं बन रहे? दूसरे प्रदेशों में दिल्ली के बजट से एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। आपका दिल्ली से मुंबई जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे 1 लाख करोड़ का है। 1 लाख करोड़ दिल्ली खर्च कर रही है उस पर। आपका गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, दिल्ली वालों ने पैसा क्यों नहीं दिया आपको?
आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दिल्ली वालों ने उद्घाटन किया, पूर्वांचल एक्सप्रेस दिल्ली वालों ने उद्घाटन किया। बताओ इन एक्सप्रेसवे के लिए दिल्ली वालों ने पैसा आपको क्यों नहीं दिया? अगर दिल्ली वाले पैसा देते तो यहां के बजट का पैसा उत्तर प्रदेश की गरीब जनता में लग जाता और किसानों की आय दोगुनी हो जाती। आप बताइए, किसानों की आय दोगुनी के लिए नहीं सपना देख रहे? सोचिए आप, ये दुर्दशा है। चारा पानी तक नहीं मिल रहा है, गौवंश भूखे प्यासे मर रहे हैं क्योंकि गौशालाओं के नाम पर योगी सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है, केवल लूट हो रही है। और इसको चलाने वाले लोग भाजपा से जुड़े लोग हैं और सरकारी अधिकारी मिलकर के चारा पानी तक खा पी जा रहे हैं। बताइए, ये स्थिति है। और किसी गौशाला को आप दिखाइए, किसी गौशाला में चले जाइए आप, और जिस दिन गौशाला के नीचे आसपास खुदाई होगी, न जाने कितनी गौशाला चलने वाले लोगों ने जेबीसी मशीन लगा करके वहीं पर गाड़ दिए जाए। आप किसी को दिखवा लीजिए, बाजारों में सांड गौवंश, सड़कों पर सांड, खेतों में सांड। खेती किसान कितनी जान जा चुकी है। पिछली बार भी हम लोगों ने सूची दी थी 5,000। अध्यक्ष महोदय, पिछली बार भी सूची दी थी कि जिन लोगों की जान गई है खेतों में, किसानों की, मजदूरों की, और उनकी क्या सरकार ने मदद की है। इसलिए 250 करोड़ से कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप ईमानदारी से सेवा करना चाहते हैं, अगर नंदी मानते हैं उसको, सच्ची सेवा करना चाहते हैं, तो 250 करोड़ से नहीं, आपको 5,000 करोड़ रुपए खर्च करने चाहिए इसके लिए। क्यों नहीं खर्च करने आप 5,000 करोड़ रुपए? हम लोग कह रहे हैं, विपक्ष के सब लोग कह रहे हैं 5,000 करोड़ रुपए लगाइए आप और पास करिए। हम लोग ताली बजा करके और टेबल बजा करके पास कराएंगे। सड़क को लेकर के बहुत चिंतित हैं सभी माननीय सदस्य। हमारे सदस्य तो बोलते हैं, अध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ के सदस्य तकलीफ है, उनको परेशानी है, सब जानते हैं, लेकिन पता नहीं डर किस बात का कि बोल नहीं रहे हैं। सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क है, और फिर हिस्टोरिकल सरकार लूट कर रही है। हिस्टोरिकल। अध्यक्ष महोदय, इस विभाग की शुरुआत ही बड़ी अच्छी हुई। जैसे ही विभाग में नए मंत्री अपॉइंट हुए, क्या उसमें खेल हुआ था कि नहीं हुआ था? और ऐसा खेल हुआ, खेल मंत्रालय में अभी उस खेल में नहीं आया हूं, वो अभी खेल में नहीं आया हूं, अभी इंडिया जीत हार में नहीं आया हूं, अभी आ जाऊंगा थोड़ी देर में। अध्यक्ष महोदय, पीडब्ल्यूडी विभाग में मंत्री के बनने के बाद तुरंत खेल हो गया, और वो तो नजर सरकार की पड़ गई। थोड़ा बहुत बचा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ बच पाया होगा। आप मेंटेनेंस में कितना पैसा ले रहे हैं आप? हमारे माननीय सदस्य लोग सवाल उठाना चाहते थे मेंटेनेंस पे। अध्यक्ष महोदय, पिछले जब से सरकार बनी है, सरकार बताए जब बजट में पैसा नंबर 2 पे आप पीडब्ल्यूडी में ले रहे हैं, तो सरकार बताए कि आखिरकार मेंटेनेंस के लिए पैसा आप कितना खर्च कर रहे हैं, गड्ढा मुक्ति के लिए कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, और आपकी तारीख के बाद तारीख बदल जाती है। माननीय मंत्री जी ने कब कहा था कि गड्ढा मुक्त हो जाएंगी सड़कें उत्तर प्रदेश की? एक बार का, 2 बार का? माननीय मुख्यमंत्री नेता सदन बताएं कि उन्होंने गड्ढा मुक्ति के लिए कितनी बार कहा कि गड्ढा मुक्ति हो जाएगी सड़क? क्या उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई? क्या डबल इंजन की सरकार ऐसी चलेगी कि सड़कों में गड्ढे होंगे और केवल गड्ढों से लोगों को असुविधा नहीं हो रही बल्कि एक्सीडेंट हो रहे हैं? न जाने कितने लोगों की जान गई उससे, न जाने कितने लोग हॉस्पिटल चले गए, न जाने कितने लोगों की गाड़ियों का मेंटेनेंस करना पड़ा होगा। सड़क में गड्ढे, क्या गड्ढा मुक्त हो गई सड़क? क्या आज सप्लीमेंट्री बजट के बाद सरकार बताएगी कि पूरे उत्तर प्रदेश का गड्ढा मुक्त हो गई सड़कें? और सबसे ज्यादा अध्यक्ष महोदय, लखनऊ और कानपुर मंडल में सबसे ज्यादा गड्ढा वाली सड़कें आपको दिखाई देंगी। जब लखनऊ में गड्ढा नहीं मुक्त हो पाई हैं, तो प्रदेश में क्या उम्मीद करोगे?
मैं तो माननीय सदस्यों से कहूंगा कि अगर सरकार कह रही है गड्ढा मुक्ति होगी, तो जो सड़क नहीं गड्ढा मुक्त हुई है तो कम से कम उसकी सूची दें। सूची देना चाहिए सरकार को। और जो पैसा खर्च हुआ है वो तो सरकार बताएगी गड्ढा मुक्ति पे कितना पैसा खर्च हुआ है। क्या ये मैं कहूं कि 40,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा गड्ढा मुक्ति पे खर्च हुआ होगा? 40,000 करोड़। और जो आपके बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बने हैं, जिसमें आपने सप्लीमेंट्री में बजट लिया है 400 करोड़ के लगभग, अभी भी बन रहे हैं आपके एक्सप्रेसवे। फिर प्रधानमंत्री जी ने क्यों उद्घाटन किया था उसका, जो अभी भी पूरे नहीं हुए हैं? जो सरकार ये कहती थी कि समाजवादी सरकार में बनाए हुए एक्सप्रेसवे घाटे का है, आज नेता सदन बताएं कि उनके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे घाटे का है कि फायदे के एक्सप्रेसवे हैं? दोनों एक्सप्रेसवे बताएं। और आज भी इतने वर्षों के बाद अगर सबसे अच्छी राइडिंग क्वालिटी किसी एक्सप्रेसवे की है तो वही समाजवादियों का बनाया हुआ एक्सप्रेसवे, उसकी अभी भी राइडिंग क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट है। बुंदेलखंड में जाइए, आप पता लग जाएगा कैसी सड़क है। पूर्वांचल में जाइए, देखिए कैसी है। हालांकि मुख्यमंत्री जी को मैं समझता था नेता सदन को अपना ही जिला जोड़ना था, अभी तक नहीं जुड़ पाया है। कब से काम चल रहा है? अध्यक्ष महोदय, 90 किलोमीटर सड़क 6,000 करोड़ की लगभग बन रही है। 90 किलोमीटर सड़क, जो गोरखपुर लिंक है वो 6,000 करोड़ की। यही लिंक अगर कहीं और से लिंक किया हो जाता, क्योंकि आप अभी कुछ दिन पहले एमबीबीएस डॉक्टर लग रहे थे, अगर इंजीनियर बन जाते तो थोड़ा बहुत पैसा बढ़ने से कई जिले और जुड़ जाते और आपका गोरखपुर भी जुड़ जाता। लेकिन पता नहीं किसने अलाइनमेंट बताया होगा, 6,000 करोड़ और अभी भी रोड कंप्लीट नहीं है। अभी कुछ साथी चिंता कर रहे थे जाति जनगणना को लेकर के। अध्यक्ष महोदय, पूरा देश चाहता है जाति जनगणना हो, और अंतोगत्वा मैं कहता हूं, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कह रहा हूं, मैंने पहले भी प्रेस में कहा, ये बीजेपी के लोग भी जाति जनगणना में खड़े हो जाएंगे। देखिएगा, ये समय आएगा कि बीजेपी के लोग भी कहेंगे हां जाति जनगणना होनी चाहिए। पूरा देश चाहता है। कभी कभी आरोप लगता है कि समाजवादियों ने क्यों नहीं किया। मैं केवल एक एग्जांपल देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से, कि जिस समय मेरिट की भर्ती हुई थी पुलिस की, और उसी समय एक फैसला आ गया था आरक्षण को लेकर के, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के झगड़े के बीच में हम लिस्ट को नहीं जारी कर पाए थे पुलिस भर्ती की। वो मेरिट की भर्ती थी, रिजल्ट बन चुका था, और जब कोर्ट के आदेश के बाद वो सूची जब जारी की गई, तो जो सूची जारी की थी उसमें पहले जो व्यवस्था थी आरक्षण की, उस व्यवस्था के तहत वो सूची बनी थी और उस सूची को जारी कर दिया गया था। लेकिन कुछ अधिकारी और सरकार क्योंकि नई आ गई थी, तो सरकार ने कहा कि नहीं, ये पुरानी आरक्षण व्यवस्था नहीं लागू होगी, नई आरक्षण व्यवस्था लागू होगी। और जब नई आरक्षण व्यवस्था लागू के तहत वो सूची जारी की गई, तो 1700 नौजवान जो पिछड़े थे, दलित थे, उन्हें नौकरी से बाहर निकाल दिया गया था। उनकी भर्ती जनरल में हो गई थी और उन्हें नौकरी से बाहर निकाल दिया गया, ये कहकर के कि अब नई आरक्षण व्यवस्था लागू हो गई। जिन्होंने खुशियां मनाई थी, जिनके घर परिवार के लोगों ने बधाई दी थी, वो 1700 नौजवान नौकरी पाने के बाद, लिस्ट में आने के बाद बाहर निकाल दिए गए थे। जब से ये नई व्यवस्था लागू हुई है आरक्षण की, जो मूल भावना थी
मंडल कमीशन से, उससे हम डाइवर्ट हुए हैं। तब से पूरे देश में ये आवाज उठी है कि जाति जनगणना होनी चाहिए और जाति जनगणना के बाद आबादी के हिसाब से सबको हक और सम्मान मिलना चाहिए। क्या यही तो सबका साथ सबका विकास है? क्या हम गलत बात कह रहे हैं क्या? सबका साथ सबका विकास तभी संभव है जब जाति जनगणना हो और जिसकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से उसको आरक्षण और हक और सम्मान मिल जाए। क्योंकि सरकार में रहना है इसलिए विरोध करना जरूरी है। सरकार में क्योंकि लॉलीपॉप मिल गई है, कुछ केक पेस्ट्री भी खा रहे होंगे, लड्डू भी खा रहे होंगे सरकार के, इसलिए सरकार के खड़े रहना है। और कुछ लोग तो फिल इन द ब्लैंक्स है सरकार के, रिक्त स्थान भरो, फिल इन द ब्लैंक्स है कुछ लोग। आप पूछ लीजिए जो भी नेता सदन है, हालांकि वो इंजीनियर हैं, मैं आपसे कहूंगा नेता दूसरे दल के हैं, अध्यक्ष महोदय उन 1700 बच्चों को निकाल के बुलाइए कि क्या उनके साथ गुजरा। और सबसे पहला बच्चा जो नौकरी से निकला था, जो उस आंदोलन को लीड कर रहा था, ये तो सदन से ही चले गए। ये hमारी वजह से नहीं गए होंगे, कुछ कटी पतंग हैं, कटी पतंग। नेता सदन कोई सीट नहीं मिली क्या? या सीट में कम लोग थे या ज्यादा लोग? जो यहां पर खेती करने वाले लोग हैं, बताइए कहीं धान खरीदा गया हो तो बता दो। अध्यक्ष महोदय, मैं अभी सुन रहा था कुछ देर, अध्यक्ष महोदय मैं माननीय वित्त मंत्री जी सुन रहा था कि वो जहां गड्ढे हो जाएंगे और गड्ढे की पहले फोटो होगी, पहले वीडियो बनेगा, गड्ढा भर जाने के बाद फिर फोटो होगी, फिर वीडियो बनेगा और जीपीएस और जीआईएस के माध्यम से उस लोकेशन का पूरा आइडेंटिफिकेशन होगा। यही तो कहा था आपने। तो आप ये बताइए जो केंद्र लगे हैं, आपका जीआईएस और जीपीएस क्या बोल रहा है? कितने खरीद केंद्र पर लगे हुए हैं? कहां पर धान खरीदा जा रहा है? आप ये कैमरा लगा दें वहां पर। हमारे सदस्यों ने मांग की और बहुत से किसान इस बात को चाहते हैं, जहां पर धान खरीद हो रही है वहां पर लगाइए सीसीटीवी। क्यों नहीं लगाते हैं आप? क्यों ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहते आप? क्यों कुछ ही लोगों से पूरा धान खरीदना चाहते हैं आप? और मंडी अगर कहीं बनी हो, किसानों की मंडी बता दीजिए, एक सरकार ने बनाई हो, आपको एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा मिला। इस सप्लीमेंट्री बजट में किसान के लिए क्या है, मंडी के लिए क्या है? जो सबसे पहला स्थान है जहां किसान को उसकी आय बढ़ सकती है। आपने क्या कहा कि हम किसानों की आय बढ़ाएंगे, दोगुनी कर देंगे, लेकिन मंडी कहां है जहां पर किसान अपनी कीमत पाएगा? आप एमएसपी दे दीजिए, या वो जहां पर खरीदा जाएगा वो स्थान बताइए आप। गेहूं को लेकर की अलग बात है, वो मार्केट की वजह से गेहूं का रेट मिलता है, ये सरकार की योगदान नहीं है उसमें, क्योंकि मार्केट में गेहूं की डिमांड ज्यादा है, उस वजह से किसान को हमेशा गेहूं का रेट अच्छा मिलेगा। और फिर महंगाई आप बताइए, सरसों का तेल कहां पहुंच गया, रिफाइंड तेल कहां पहुंच गया? हम मानिए नेता सदन मिले थे, मजदूरों से पूछते, मजदूर भाइयों को तेल कितने में खरीदना पड़ रहा है? आपको वोट चाहिए था, आपने रिफाइंड तेल भी दिया मिलावट वाला, नमक भी दे दिया, क्या अभी मिल रहा है क्या? इसलिए ढींग मारने में सरकार बहुत आगे है। इनका नारा तो विकास का है, लेकिन काम सब इनके विनाश के हैं, सब काम विनाश के हैं। सरकार बताए कि $1 ट्रिलियन में जीडीपी में पर कैपिटा हमारे आम लोगों की क्या है इनकम, पर कैपिटा इनकम क्या होगी सरकार $1 ट्रिलियन वाली सरकार की? मुझे खुशी है इस बात की कि मजदूरों की जान बच गई। 41 लोग मजदूर जो फंसे थे उनकी जान बची, और उनके बचाने में जो जो एजेंसीज थी उनको बधाई, उनका धन्यवाद।
लेकिन सबसे ज्यादा धन्यवाद और बधाई उन मजदूरों को जो रेट माइनर्स हैं, जो उस पाइप में घुस करके गए, उन्हें बचा करके लेके आए। सरकार अगर मदद कर रही है उन मजदूरों की, जान फंसी थी उनकी, तो सरकार को बिना भेदभाव के उन मजदूरों का भी सम्मान करना चाहिए था और करना चाहिए जो उसमें जाकर के जिन्होंने जान बचाई है। उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारे माननीय सदस्य केदवई साहब बैठे होंगे, इनके यहां कुछ बच्चे डूब गए, सरकार से मदद मिल गई। दूसरे भी ऐसी घटना घट गई, सरकार मदद ही नहीं कर रही। वोट के आधार पर सरकार फैसला न ले। ये आरोप जो लगते हैं, आरोप के पीछे कुछ होना चाहिए, मटेरियल भी। कोई आरोप ऐसे ही नहीं लग जाए। क्या डूबने वाली बच्चों की मदद हुई, दूसरों की मदद हो पाई कि नहीं हो पाई? हाँ, लिख के दे देना, लिख के देना। तो एक नहीं उदाहरण, हम बहुत से उदाहरण दे सकते हैं। मुझे खुशी इस बात की कि हालांकि अंग्रेजी में मैंने अखबार पढ़ लिया था, उसी की कॉपी मेरे हाथ में इस समय है, कि जब जिन लोगों की जान बची, मजदूरों की, उसके बाद जो लेके गया था उन पाइप, वो रेट माइनर्स को, जिन्होंने जान बचाई, उनके बारे में कि हमारी ये जो हेडलाइन थी अखबार की, वो हेडलाइन थी अखबार की कि हिंदूज और मुस्लिम्स टुगेदर सेव्ड 41 लाइव्स। कि हिंदू और मुस्लिम ने दोनों ने मिलकर के 41 लोगों की जान बचाई। और हमारी टीम में, मैं कोट कर रहा हूं कि हमारी टीम में हिंदू मुसलमान दोनों हैं। दोनों के बिना यह काम संभव नहीं था कि 41 लोगों की जान बचा पाते हम लोग। कोई अकेले ये काम कर करके शायद जान न बचा पाता। इसलिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि पूरा देश जाने कि हार्मोनी में और साथ रहने से देश आगे बढ़ेगा। और हमारा इस वी शुड ऑल लिव इन हार्मनी, नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ हेट। जो कोट है मैं इंग्लिश में कर देता हूं। In our team there are both Hindus and Muslims, and people from both religions worked hard to save these 41 lives. None of them could have done this alone, and this is the message I want to give it to everyone. We should all live in harmony and not spread the poison of hate. We all want to give our 100% for the country. Please convey my message to everyone. सोचो आप, अध्यक्ष महोदय, ये बड़ा संदेश है। एक सामान्य व्यक्ति ये बात कह रहा है कि ये संदेश जाए कि जो हम एक दूसरे में खाई पैदा करते हैं, उससे हमारा देश और समाज आगे बढ़ने वाला नहीं। एक एग्जाम्पल है। और क्योंकि नेता सदन उसी प्रदेश से आते हैं, इसी तरह अध्यक्ष महोदय, एक मां ने 24 मजदूरों की जान बचाई थी। जब उस मां को पता लग गया कि पीछे से पानी आ रहा है, वो अपने बेटे को फोन मिलाती रही फोन। कई फोन मिलाने के बाद थोड़ी देर बाद जब फोन उठा तो उसने कहा कि पीछे से पानी आ रहा है, सब मजदूरों को इससे बाहर निकाल दो। उस मां की वजह से 24 मजदूरों की जान बची थी। और उस समय अध्यक्ष महोदय हमारी सरकार नहीं थी, क्योंकि एक मां ने उन मजदूरों को बचाया था। एक अपने बेटे के माध्यम से उन मजदूरों की जान बची थी। समाजवादी पार्टी ने उस मां को 5 लाख रुपए देकर के उसको सम्मान देने का काम किया। 41 लोगों की जान बचाने वालों को, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखने वाले, बड़ी बड़ी डींग हाँकने वाले लोग, क्या उन परिवारों की मदद नहीं करेंगे आप? कम से कम सम्मान दो उन्हें। यहां भेदभाव हो सकता है मदद के लिए, यहां मदद जो अगर हम मांगे तो भेदभाव है, लेकिन कम से कम ऐसे बड़े काम के लिए आपको मदद करनी चाहिए। और हमारे देश की संस्कृति बताती है, देश का इतिहास बताता है कि हम सब मिलके रहे हैं। हमारी ये मिली जुली संस्कृति है।
हम सब मिलकर के रहते हैं और मिलकर के इस देश को आजादी दिलाने का काम किया है, चाहे वो 1857 हो, चाहे बाद की बात हो। ये जो 69,000 जो भर्ती का सवाल है, शिक्षकों का सवाल है, क्या नेता सदन यही आपका नारी बंधन है? आप लड़कियों को पीटेंगे, अपमानित करेंगे, उनको लाठी पड़वाएंगे, चिन्हित करके अधिकारियों को पोस्ट करेंगे, ये अधिकारी इसको मारेगा, ये पुलिस का इसको छेड़ेगा। ये सरकार का काम नहीं है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, सरकार का काम नहीं है। अगर आप वाकई में महिलाओं के पक्ष में, नारी बंधन के पक्ष में, और जो नए सदन में वो पास हुआ है बिल, अगर उसके पक्ष में 1% भी है, तो आपको उन बेटियों को, बहनों को बुला करके बात करनी चाहिए थी कि आखिरकार क्या नाराजगी है। और अध्यक्ष महोदय, अगर नेता सदन को नहीं पता है कि एफिडेविट क्या लग रहा है सरकार की तरफ से, मैं ये भी सुन रहा था, सरकार कहती है ये जुडिशियल मामला है, प्रिजुडिस है। अगर ये मामला है तो ये बताए सरकार ने एफिडेविट क्या दिया है कोर्ट में? क्या एफिडेविट दिया सरकार ने कोर्ट में? इसमें 3 इश्यू चल रहे हैं। कट ऑफ मार्क्स, दूसरा इश्यू है रॉन्ग क्वेश्चन आना क्वेश्चन पेपर में, तीसरा आरक्षण का। बताओ, हमारे नेता यहां इधर बैठे हैं जो आपको सहयोग कर रहे हैं, क्या ये 69,000 भर्ती वाले बच्चे आपसे मिले कि नहीं मिले? बताओ, क्या जवाब है आपके पास उनके लिए? केवल मंत्री बने रहोगे आप? क्या मंत्री बने रहोगे इसीलिए आप उनके लिए साथ ये करोगे व्यवहार? आप बताइए, रॉन्ग क्वेश्चंस आए, कट ऑफ मार्क्स में उनके साथ हुई, आरक्षण को लेकर के हेराफेरी हुई। क्या आपको नहीं पता हेराफेरी? आप तो मोबाइल छीन रहे थे। अगर वो बात कह रहे हैं अपनी, कभी कभी होता है ब्लड प्रेशर होता है कुछ लोगों को, चेक कराना चाहिए। हालांकि जो मशीनें लगाई थी सरकार ने वो सब फेल हो गई, सब मशीनें फेल हो गई। कुछ चल नहीं हो तो मुझे नहीं पता। तो आप देखिए कि क्या स्थिति है। कब का एड था? 5 दिसंबर का अटैचमेंट था, 5 दिसंबर का अटैचमेंट था। रिटर्न टेस्ट जून में हुआ 2019 में, और आज तक उन्हें लड़ना पड़ रहा है डबल बेंच की बेंच में। केस अभी भी रेगुलर सुनवाई हो रही है आपकी। और जो एफिडेविट दिया सरकार ने, वो क्या एफिडेविट दिया है? अध्यक्ष महोदय, सरकार एफिडेविट दे रही है, मतलब ऐसा एफिडेविट हाई कोर्ट में लगा रही है सरकार कि जो रॉन्ग क्वेश्चन थे उसका हम 1 नंबर देंगे आपको। ये गलती किसकी थी? क्वेश्चन पेपर में रॉन्ग क्वेश्चन आ जाना किसकी गलती थी? मैं तो अपने जो जाति झंडा को मन ही मन में मांग करते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि अगर लॉलीपॉप मंत्री नहीं है आप लोग, तो ये एफिडेविट जरूर पढ़ना आप लोग। ये एफिडेविट पढ़िए कि सरकार ने एफिडेविट क्या दिया है, और उनकी मदद होनी चाहिए। उनके आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रही है, और एक बार लाठी नहीं खाए हैं, एक बार अपमानित नहीं हुए इस लखनऊ में आकर के। कोई नेता पिछले बिरादरी का, पिछले वर्ग का नहीं बचा होगा जिसका दरवाजा उन्होंने नहीं खटखटाया। इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। इसीलिए अध्यक्ष महोदय, मैंने पीडीए का नारा दिया, पीडीए ही एनडीए को हराएगा। और अगर आपने पढ़ा हो, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस क्या कह रहे हैं? कास्ट इज रेजिलेंट, एफर्मेटिव एक्शन वर्क्स टू डिसमेंटल इनक्वालिटीज। क्या खराब बात है ये अगर हम आरक्षण मांग रहे हैं? और पढ़ना चाहिए क्या लिखा उन्होंने। ये उम्मीद जगाता है, आरक्षण आस देता है हमें आगे बढ़ने की, हमें उम्मीद जगाता है। क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये नहीं कह रहे हैं? क्या आप हम लोगों से कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे आरक्षण? एक गरीब किसान, बीजेपी के लोगों ने उससे जमीन लिखवा ली, 6 करोड़ का उसको चेक दे दिया, और 6 करोड़ का चेक दे करके उससे जमीन लिखवा ली पूरी की पूरी। उसके बाद उन्हीं बीजेपी के नेताओं ने कहा कि चेक में कुछ गड़बड़ी है, हमें वापस दे दो। उस गरीब किसान ने भरोसा कर लिया, वो चेक वापस दे दिया, चेक फाड़ करके फेंक दिया। वो दर बदर भटकता रहा, घूमता रहा, उनके घरों पे गया, पुलिस पे गया, कोई अधिकारी नहीं बचा जिसका दरवाजा नहीं खटखटाया हो।
लेकिन उसको न्याय नहीं मिला, मजबूरी में उसने आत्महत्या कर ली। और आज भी उसकी 2 बेटियां दर दर भटक रही हैं, कोई अधिकारी नहीं बचा जिसके घर न गए हों। वो जीरो टॉलरेंस बीजेपी के नेता के लिए है। वहीं पर और मसले हुए हैं, और भी घटनाएं हुई, केवल एक नहीं घटना है। हालांकि अध्यक्ष महोदय आपने थोड़ा हस्तक्षेप कर दिया था, नहीं तो व्यापारी की क्या स्थिति हो गई थी। आपसे बेहतर कोई नहीं समझता बात को। आप भी उस परिवार से मिले, मैं भी मिला हूं परिवार से। क्या यही सरकार का जीरो टॉलरेंस है? जीरो टॉलरेंस पॉलिसी क्या है आपकी? ये जीरो टॉलरेंस क्राइम बीजेपी के लिए जीरो टॉलरेंस है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को खुली छूट है, जो चाहे सो कर ले। ये जीरो टॉलरेंस है आपकी। मैं तो उदाहरण दे रहा हूं, अगर आप पे उदाहरण हो तो बताइए। अगर आप पे उदाहरण हो किसी चीज का तो आप बताइए। और वहीं मुझे याद है एक परिवार, मां बेटी, जिसको जिंदा जला दिया गया था, जिंदा जला दिया गया था कानपुर देहात में। उस समय जो डिप्टी सीएम की बातचीत थी उस परिवार से जो बातचीत थी मुझे अभी भी याद है। वो डिप्टी सीएम ने कहा कि नहीं, मैं आपके परिवार का हूं, आप बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं उन सबको सजा दिलाऊंगा, कोई बच नहीं पाएगा, किसी को मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं उनको 302 में जेल भिजवाऊंगा। क्या यही जीरो टॉलरेंस है आपकी? आज भी वो परिवार घूम रहा है, बेटा एक अधिकारी, दूसरा अधिकारी, तीसरा अधिकारी किया जा रहा है। और जीरो टॉलरेंस बीजेपी का नेता है, कार्यकर्ता, इसलिए कोई जीरो टॉलरेंस नहीं है। वहीं सपा के विधायक को झूठा फंसा दिया और केवल वोट के लिए मोहम्मद आजम खान साहब को जेल भेज दिया, उनके परिवार के लोगों को जेल भेज दिया, केवल वोट के लिए। और ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो बन रहे हैं, अगर कैबिनेट के फैसलों पर उंगली उठेगी, कैबिनेट के फैसले पर अगर ये इस तरह की बातें होंगी, तो नेता सदन ने भी बहुत कुछ किए होंगे काम, उन पे भी वो आंच आएगी, उंगली उन पे भी उठेगी। तो इस तरह की सरकार को काम नहीं करना चाहिए। जब आपका नारा हो सबका साथ सबका विकास, तो किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। और मैं यही कहता हुआ बात अपनी समाप्त करूंगा अध्यक्ष महोदय, कि अनुपूरक बजट जो लाया गया है, जब मुख्य बजट का ही कोई डायरेक्शन नहीं है, जब मुख्य बजट ही किसी रास्ते पे नहीं जा रहा है, और जो मुख्य बजट ही विजनलेस है, डायरेक्शनलेस है, और ये सरकार हार्टलेस है। और ये बात मैं अध्यक्ष महोदय कह करके खत्म कर रहा हूं अपनी बात। डायल 100 सबसे बेहतरीन व्यवस्था थी, चाहे वो बड़ा अधिकारी हो चाहे छोटा अधिकारी हो पुलिस विभाग का। उससे पूछिए वो क्या ये व्यवस्था कैसी थी, वो कहेगा सबसे अच्छी व्यवस्था थी। लेकिन उस व्यवस्था को चलाने के लिए समाजवादी सरकार में फैसला लिया था कि कोई अगर पहला कॉल रिसीव करेगा वो लड़की होगी, महिला होगी। इस सरकार ने उस महिलाओं की नौकरी छीन ली जिन्होंने इतने वर्षों काम किया और लाखों लोगों का दुख दर्द सुना हो। इसलिए मैं कहता हूं इस सरकार हार्टलेस है, इमोशनलेस है सरकार। उन बेटियों के साथ जो व्यवहार हुआ सर्दी में, न केवल 69,000 में जो आंदोलन कर रही है उन बच्चियों के साथ व्यवहार, जो कि डायल 100 जिन्होंने उत्तर प्रदेश के घर परिवारों में न जाने कितनों की मदद की होगी, उनके साथ क्या व्यवहार हुआ है, क्या व्यवहार हुआ उनके साथ। उन्हें दिवाली नहीं मनाने दी, सर्दी थी, बरसात हो गई, उन्हें बाथरूम में रुकना पड़ा। ये नारी बंधन है। ये माने सदस्य बैठी हैं बीजेपी की। अगर मैं कोई बात गलत कर रहा हूं द फ्लोर ऑफ हाउस, ये जो महिलाएं सदस्य जाएं उनसे पूछें कि बताओ सरकार ने क्या किया था उनके साथ व्यवहार। क्या उन्हें बाथरूम में नहीं रहना पड़ा? इन्होंने रजाइयां छीन ली, कंबल छीन लिए, वो लाठीचार्ज किया और पीटा गया। कई उसमें प्रेग्नेंट थी और गरीब परिवार की बेटियां हैं, कोई संपन्न घर की परिवार की बेटियां नहीं है। और जिस कंपनी को आप दे रहे हो टेंडर, आप गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो और कहते हो कि आप 3,000 मांग रहे थे, हम 6,000 में नौकरी करा लेंगे। ये गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो आप लोग। जो लोग नौकरी के लिए केवल 3,000 रुपए मांग रहे हो, महीने का बढ़ जाए उनका, ये $1 ट्रिलियन इकोनॉमी सपना है आपका कि आप डायल 100 की बेटियों के साथ ये व्यवहार करेंगे। और फिर क्रिकेट की बात मत करो, नेट वाली बात आ जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू। इसलिए अध्यक्ष महोदय थैंक यू। मैं धन्यवाद देता हूं, आपने समय दिया। और ये अनुपूरक बजट जो लेकर के आई है सरकार,
अगर पुराना पैसा नहीं खर्च कर पाए हैं तो ये पैसा क्या खर्च करने के लिए लाए हैं कि जेब में पहुंचाने के लिए लेकर आए हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।